हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम आदित्य केशरवानी, एडीटी केसर। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई नो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत कुछ डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको ये चीज़ जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ फॉलो नहीं की या इस चीज़ पर आप गौर नहीं फरमाए जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ, तो याद रखिएगा आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली। तो आज के वीडियो में मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करूँगा। अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि क्या चीज़ अपने को कैसे करना है कि हमारे को जेईई मेंस में 75 प्लस मिनिमम स्कोर तो लाने ही लाने, 75 प्लस मार्क्स लाने की एक स्ट्रैटेजी। देखो, अच्छा बच्चा तो वही होता है जो हार्डवर्क को करता है, लेकिन याद रखना आज का जो एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिशन है, वो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। मतलब उसमें स्ट्रैटेजी का मिक्सचर होना चाहिए। जो स्टूडेंट हार्डवर्क और स्ट्रैटेजी को अच्छे से कंपाइल करता है तो याद रखिएगा सिलेक्शन उन्हीं का होता है। और अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको स्ट्रैटेजी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो याद रखना आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी कैसे हमको अपनानी चाहिए। लास्ट 3 महीने हमारे पास अभी बचे हैं और हमको पूरे केमिस्ट्री में अगर हमको मिनिमम 75 प्लस मार्क्स लाने तो किस स्ट्रैटेजी से हमको पढ़ना चाहिए। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो भाई साहब एकदम अच्छे से पढ़ रखे, जिन्होंने प्रॉपर नोट्स वगैरह सब बना रखा है, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नहीं मेहनत की, और कुछ स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, तो उनके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लास्ट 5 ईयर का डेटा आपके सामने यहाँ पे रखा है। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे चल के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मतलब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनऑर्गेनिक छोड़ के जा रहे हो तो याद रखना आप कॉम्पिटिशन में बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तो आज पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, देन ऑर्गेनिक, देन फाइनली इनऑर्गेनिक। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि हमारा दी मोस्ट है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो 5 साल का अगर आप डेटा को एनालाइज करो तो ध्यान से देखो, सोल्यूशन जो चैप्टर है वो सबसे मैक्सिमम 2023 में कितने सवाल हैं, उससे 31 सवाल, 22 में 21 और 2021 में 29, 20 में 13, 2019 में 19 सवाल। मतलब आप समझ रहे हो, एक सोल्यूशन चैप्टर जो छोटा सा चैप्टर है जिसमें से 31 सवाल आ रहे हैं। अगर आप जेईई मेंस को देखो तो 16 पेपर हो रहे हैं। 16 पेपर मतलब 16 पेपर, ठीक है, उसमें से 31 सवाल आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हो पर पेपर में 2 सवाल तो मिनिमम सोल्यूशन चैप्टर के आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री से डरते हो, फिजिकल केमिस्ट्री से मेनली कौन सा चैप्टर है जो थोड़ा सा डरावना होता है, जिससे बच्चे अक्सर आप डरते होगे, वो एक तो थर्मोडायनेमिक्स होगा आपके लिए, जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, और दूसरा होगा आपके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम। मेरे भाई प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूँ आपको आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स टफ लगता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आपको टफ लगता है लगने दो, लेकिन अब ध्यान से तुम एनालाइज करो। अगर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो 16 पेपर होते हैं हमारे। तो 2023 में कितने सवाल हैं, 16 पेपर, और 2021 में 15, 17 में 2021 में 17, 10 में सिर्फ 10, इतना। तो आप समझ रहे हो, आप थोड़ा सा समझिए इस बात को जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ते हो, 30 सवाल आएंगे केमिस्ट्री में, जिसमें से आयनिक इक्विलिब्रियम का कितना सवाल आ रहा है, 1 सवाल आ रहा है, एक पेपर में 1 सवाल। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स का कितना सवाल आ रहा है, 30 सवाल आ रहे हैं। मतलब पर पेपर में अगर मैं बात करूं तो 2 सवाल आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई अगर आप आयनिक को छोड़ भी देते तो आपका 1 सवाल छूटा। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स ऐसा भी नहीं है कि यार उसमें बहुत कुछ टफ पूछ लेता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक के बारे में पूछ लेता है। तो एक आध क्वेश्चन अगर आप थर्मोडायनेमिक्स से निकाल लेते हो तो बच्चा आपका एक ही। मतलब अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपको करना क्या है, आप थ्योरी पढ़ो जो भी आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया, थर्मो छोड़ ही दे रखा है, तो आप क्या करो, कोई शॉर्ट्स जो वीडियो नहीं चलती जो थर्मोडायनेमिक्स को 1 या 1.5 घंटे में, वो वाला मत देखना जो 1 शॉट वाला वीडियो जो थर्मोडायनेमिक्स को भी 5-6 घंटे में पढ़ा रहे। उतना बड़ा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, उतना बड़ा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो, उतना डीप में अपने को घुसने की ज़रूरत नहीं। आप ये 1 या 2 घंटे का थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो देखो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उस पर काम करो, और एनसीईआरटी आपकी की पॉइंट रहेगी आपके लिए। एनसीईआरटी में जो पीछे आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखे हैं उनको एक बार आप सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको एक बार पीवाईक्यू का देखना है। और पीवाईक्यू कितना, 2019 से स्टार्ट करेंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल के आपको पीवाईक्यू लगाने। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा,
तो जिन बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, आप सोल्यूशन चैप्टर पे सबसे पहले आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपको सोल्यूशन पढ़ना है। और सोल्यूशन में क्या करना है, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी में जो पीछे सवाल दे रखे हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करना है आपको। पीवाईक्यू कितना, 2019 से 2023 तक, और एनसीईआरटी के सवाल जरूर आपको करने हैं, एनसीईआरटी के जो पीछे इंटेक्स क्वेश्चन दिए होते हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सोल्यूशन रहेगी। थर्मोडायनामिक्स अगर आपको बाद में भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा चैप्टर, उसमें भी, लेकिन मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई बार, तो मैं आपको अपना ही टाइम की बात बता रहा हूँ, मेरे जेईई मेंस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया था, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया था कि फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सिर्फ इतना सवाल आया था। तो मेरे भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम बड़ा तो चैप्टर है, बट डरिएगा नहीं उससे, आपको उसमें भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी, सिर्फ पीवाईक्यू करना और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन, और कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप अपने नोट्स को फॉलो कर लेना, दैट्स इट। और मेरे भाई आप ध्यान से देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप सोल्यूशन को दोगे, उसके बाद आपको प्रायोरिटी अगर देने की बात आई तो प्रायोरिटी आप सेकेंड नंबर किसको दोगे, काइनेटिक्स को। मतलब 16 पेपर हो रहे हैं, 25 सवाल, मतलब हर पेपर में 1 से 2 सवाल, मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी तो 2 सवाल आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। अगर काइनेटिक्स जो कि सबसे अच्छा और मतलब छोटा चैप्टर है, जिसमें यार बच्चों की गलती नहीं होती, बहुत छोटा चैप्टर जिसमें गलतियां होने के चांसेस कम है, तो अगर आप काइनेटिक्स को अपना कमांड बना लोगे, अगर आपने सॉल्यूशन में 2 सवाल उठा लिए, काइनेटिक्स में 1 सवाल उठा लिया, अल्टीमेटली फिजिकल केमिस्ट्री में 10 सवाल आएगा, 10 ऑर्गेनिक, 10 इनऑर्गेनिक, 10 इनऑर्गेनिक, 2 सवाल आपके यहाँ से बने, 1 सवाल यहाँ से बना, और गलती से इधर उधर अगर आपने थर्मो या स्ट्रक्चर में इसमें से बना लिए, एक आध भी बना लिए, 4 सवाल हो गए अभी, ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि वाइड चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करें। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अब तुमको क्या करना है, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ो। सरफेस केमिस्ट्री के लिए क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ो, और उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 23 सवाल आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, हर पेपर में मिनिमम 1 सवाल तो आना तय है, और कहाँ से आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। तो ये पहली प्रायोरिटी आपके सॉल्यूशन थे, दूसरा काइनेटिक्स, तीसरी प्रायोरिटी आप सरफेस केमिस्ट्री को दोगे। और उसके बाद देखो मोल कॉन्सेप्ट है यार, मोल कॉन्सेप्ट तो यार देखो, अगर आपने पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है, उसमें क्या है, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ एक स्टैटिक पैटर्न है, मतलब कुछ पैटर्न के सवाल हैं, पैटर्न कितने 15-20 पैटर्न के सवाल आते हैं, उन सवाल को आप बेसिक सवाल को करो, बहुत ज़्यादा टॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं। याद रखिएगा, अभी आप जेईई एडवांस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ये जितनी भी स्ट्रैटेजी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के लिए। अगर आपने जेईई मेंस पहली बार में फोड़ लिया, मतलब अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट में मिनिमम 200 मार्क्स लें, तो गारंटी कह रहा हूँ आपकी टॉप एनआईटी फिक्स हो जाएगी। और अगर आपको एक एनआईटी कॉलेज फिक्स हो जाता है तो याद रखिएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो फिर आईआईटी एडवांस की तैयारी के लिए हम आगे चल के सीखेंगे। फिर जब अभी हमारा सिर्फ फोकस होना चाहिए मेंस पे, एडवांस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, पहली अटेम्प्ट में फोड़ना है, तो जनवरी वाला जो आपका अटेम्प्ट है उसके लिए सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार जनवरी वाला ऐसे छोड़ देते हैं, हाँ अपन अप्रैल वाला देख लेंगे, तो वहाँ पे आप मात खा जाओगे। आपका फोकस जनवरी वाले पे पहले होना चाहिए, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम भी अभी अपन छोड़ते हैं। उसके बाद है रिडॉक्स। यार हर पेपर में 1 सवाल है, तो आपको रिडॉक्स में जो पढ़ाया गया पीवाईक्यू सॉल्व करो, दैट्स इट। सॉलिड स्टेट, यार बच्चों का पेपर, मतलब बच्चे हर बच्चा कर ले जाता है सॉलिड स्टेट, ले दे के 4r = √3a, 4r = √2a, डिस्टेंस कहाँ ये रखा है, कहाँ ये रखा है, यही सब आना है उसमें। तो आप सॉलिड स्टेट पढ़िए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, दैट्स इट, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आपके नोट्स पढ़ाया गया, ओनली पीवाईक्यू। तो ये हमारा डेटा है 5 सालों का, जिसमें हम देख रहे हैं डेटा वाइज एनालिसिस किए, वेटेज वाइज कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप छोड़ना चाहें भी तो आप थर्मो छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहें तो आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ सकते हैं, क्योंकि यार आयनिक इक्विलिब्रियम में ले देखिए 1 सवाल आना है, आपके पास 30 सवाल हैं, 30 में से आप कितने अटेम्प्ट करने, 25। तो अगर आपने इधर 2-3 सवाल छोड़ भी दिए तो अभी हमारे पास और बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो ये बात हुई फिजिकल केमिस्ट्री की। अब अपन जंप करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक। और उसके बाद तो सबसे खतरनाक जो है वो है हमारे लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो क्या रहा है, लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज है। अगर स्पेशली कोटा में भी बात करूँ तो कोटा में क्या होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो चैप्टर है हमारा, जिसमें एल्काइल हैलाइड ले लो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, एरोमेटिक कंपाउंड, इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है, इतना डिटेल में। लेकिन सवाल कितने आएंगे जेईई मेंस में, आपसे 2 या 3 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, 3 सवाल। अब मेरे भाई इसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई।
सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पे फोकस करना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, मतलब ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन अगर आपने पढ़ ही नहीं रखा है, आपने जीओसी पढ़ ही नहीं रखा है यार, आपको अभी तक नहीं समझ में आती, तो मेरे भाई आप कोई वन शॉट वीडियो देखना, वन शॉट में भी 2 से 3 घंटे वाला देखना, ये नहीं कि 7-8 घंटे, भैया फिर तो वो लेक्चर ही हो गया। वन शॉट का ये मतलब नहीं होता कि यार हम 10 घंटे का लेक्चर एक साथ देख लें तो हमको आ जाएगी। आपको 2 से 3 घंटे का अगर आपने नहीं पढ़ा रखा है तो फिर उसके बाद चुपचाप से आपको क्या करना है, 41 सवाल आ रहे हैं, मतलब हर पेपर में कितने, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 कितना होता है, जो भी हो, 15 3 45 48 सवाल, मतलब 2 से 3 सवाल के बीच में हर पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो अगर 2 सवाल भी जीओसी में आ रहा है तो बेटा याद रखना, अगर आप 2.5 घंटे या 3 घंटे का वीडियो देख के अगर आप इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और जीओसी में भी ये नहीं कि भाई साहब एकदम घुस गए, एसिडिक स्ट्रेंथ पे फोकस करना, बेसिक स्ट्रेंथ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, रेजोनेंस पे फोकस करना, ये जो मेन 4-5 टॉपिक होते हैं उन पे आप फोकस करिएगा, उनके पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपका जीओसी बहुत, अगर कमांड आपने, फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो आप जीओसी को, लेकिन अगर आपकी जीओसी स्ट्रांग हो गई तो आने वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो अगर आपको रिएक्शन नहीं भी समझ में आएगी तब भी आप रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लोगे मेरे भाई, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको जीओसी आती। और जीओसी का वेटेज देख रहे हो, 2023 में 41 सवाल, 22 में 43, 21 में तो भाई साहब पूछो ही नहीं 52 सवाल, मतलब हर पेपर में 3 से 4 सवाल आ रहे थे। तो जीओसी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगी। अब उसके बाद मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर में 25 सवाल, मतलब 1 से 2 सवाल हर पेपर में आ रहे थे, 2 भी नहीं, 1 या 1 मान के चलते हैं। अमाइंस में कितने आ रहे हैं, 25 सवाल, हाइड्रोकार्बन में 22, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कितने हैं, 21 सवाल। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर आप अल्कोहल फिनॉल ईथर अमाइंस और हाइड्रोकार्बन को मिक्स करते हो लगभग आपका 200 पन्ना बन जाएगा। 200 पन्ना आपको पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन समझनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, मैकेनिज्म ध्यान रखना पड़े, तब जाके आप कितने सवाल करोगे, मान लो 2 3 1 4 सवाल आप बना पाओगे, तब जब आपने 200-250 पन्ना पढ़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे फोकस करो ना, पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे आपको फोकस करना चाहिए। इन्वायरमेंटल में आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे और जस्ट उसके बाद आप क्या सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से एक आपको ये अंदाजा लगेगा कि यार एग्जाम में पैटर्न क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद वापस एनसीईआरटी में जंप करेंगे, दोबारा रीड करेंगे, जो आपने पीवाईक्यू समझा है उसके एनालिसिस को देखते हुए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट करेंगे और उसके बाद वापस एक बार पीवाईक्यू फिर से सॉल्व कर लेंगे, इतना ही करना है। लेकिन आप चाहें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए पिछले 10 सालों का पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, तो जितना वैरायटी आपको इन्वायरमेंटल में मिल जाएगी वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इन्वायरमेंटल को आप पहली प्रायोरिटी अपने को जीओसी रखनी फर्स्ट, फिर उसके बाद आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को प्रायोरिटी देंगे। मतलब जो अगर अभी पैरेलल रिएक्शन जो आपका चल रहा है पढ़ रहे हो वो चैप्टर पढ़ते रहो, बट साइड बाय साइड आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को रीड आउट करते रहो, जो बताए उस पर फोकस करो। उसके बाद आपको क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स थर्ड प्रायोरिटी में रखनी है। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स में तो थोड़ा सा रिएक्शंस भी इंक्लूडेड है, तो आप चाहो तो किसी में यूट्यूब, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, बट अभी बायोमोलिक्यूल्स तक पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा, तो आप किसी का भी देख लो, बायोमोलिक्यूल्स के किसी के भी लेक्चर देख लो, वन शॉट टाइप का वीडियो, और उसके बाद उसकी एनसीईआरटी रीड करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू में सिर्फ 5 साल का, दैट्स इट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपकी 4th प्रायोरिटी होनी चाहिए। समझ रहे हो, 17 सवाल आ रहे हैं और एवरीडे लाइफ एनसीईआरटी के बाहर लाइन पूछी ही नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके लिए क्या करना है, इसका एनसीईआरटी रीड करना और कुछ नहीं। हर पेपर में 1 सवाल आना तय है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीमर, हर पेपर में 1 सवाल तो मिनिमम आ ही जाएगा आपका पॉलीमर, तो 4th प्रायोरिटी ये रहेगी, 5th प्रायोरिटी ये रहेगी। अब मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव इतना डिटेल पढ़ाते हैं कि कुछ काम ही नहीं। सोचो केवल सिर्फ 5 सवाल आ रहे हैं, मतलब 16 पेपर हो रहे हैं, उसमें से पता नहीं एक आध में एक आ गया, किसी में आया ही नहीं, कुछ भी चांसेस है नहीं। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में क्यों जबरदस्ती घुस रहे हो। यस, ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एडवांस की अलग स्ट्रैटेजी, वो तो बाद में देखेंगे, पहले हमको तो जेईई मेंस फोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, 11th का जो जीओसीएम चैप्टर पढ़ते हैं, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नाम का चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक वाला, उसमें आपको क्या पढ़ना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन जो भी मिनिमम प्रोसेस है, झेलडाल मेथड, डुमास मेथड, कैरियस मेथड और एक है आपका लेसाइन टेस्ट। इतनी कहानी अगर आपने पढ़ ली तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर एक आध सवाल आपके पेपर में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का तरीका है। अब मेरे भाई ये तो हम बात कर ली जो कितने सवाल,
इससे आपको 2 सवाल मिल जाएगा, इससे आपका 1 सवाल, 2 1 3, बायोमोलिक्यूल से 1 सवाल 4, एक से क्या 2 भी मान लो तो तब भी हम 4 मान के चल रहे हैं, ये 5 सवाल, ये 6 सवाल। तो समझ लो 10 सवालों में से 6 सवाल तो आपका ऐसे ही हो गया अगर आप रिएक्शन छोड़ भी देते हो तो। अब इतना भी नहीं कि रिएक्शन छोड़ देनी है अपने को। अब ध्यान देते हैं तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, SN1 रिएक्शन पढ़ लेना, SN2 पढ़ लेना, थोड़ा बेसिक पढ़ लेना बस, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, इतना भी पढ़ लोगे तो गारंटी कह रहा हूँ आपका काम हो जाएगा, गारंटी कह रहा हूँ काम हो जाएगा। उसके बाद आप एल्डिहाइड कीटोन कहाँ गया, इसमें नेम रिएक्शन जितनी हुई, एल्डोल हो गई, कैनिजारो हो गई, क्लेजन कंडेंसेशन हो गई, ये जो 5-6 नेम रिएक्शन है, परकिन कंडेंसेशन, उनको आप एक बार थोड़ा सा देख लोगे और PYQ देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये कहानी हुई फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखना अगर आप विदाउट स्ट्रैटेजी जा रहे हो तो आपका फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। इतनी सारी मेहनत करके मैंने आपके लिए इतना कुछ बना रखा है। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अब बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मेरे भाई अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स लिख रखे। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चीज़ें मैं आपको सबसे पहले क्लियर करता हूँ। अगर आप देखेंगे वेटेज वाइज तो कोऑर्डिनेशन में 2023 में 53, 22 में 30, 21 में 43, 20 में 31, 2019 में 30। मतलब आपको गारंटी कह रहा हूँ हर पेपर में आपके 2 से 3 सवाल, मिनिमम 2 सवाल तो गारंटी लिख के ले लो, 3 सवाल या 4 सवाल तक भी आपके पेपर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ सकती। लेकिन उससे भी पहले मैं इनऑर्गेनिक के लिए आपको 2 बातें बोलूँगा। सबसे पहले आपको फोकस करना है पीरियोडिक टेबल और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपने अपना केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लिया तो याद रखना आगे की जो पी ब्लॉक की रिएक्शंस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, तो उनका जो एक्सप्लेनेशन आता है वो कहाँ से आता है, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपको अपनी इनऑर्गेनिक में स्कोर करना है तो आप चुपचाप से आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से पढ़नी। अगर आपने अच्छे नहीं पढ़े रखी तो अभी भी टाइम है, 1 शॉट वीडियो देखो, PYQ एनालाइज करो और PYQ सॉल्व करो। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करता हूँ 53, 30, 43, 31, 30 सवाल, मतलब आप समझ रहे हो हर पेपर में 3 सवाल तो मिनिमम आ ही रहे हैं। 2023 में देखा जाए तो हर पेपर में कितने सवाल, 3 सवाल। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फोकस करना है सबसे पहले PYQ में। अच्छा, कोऑर्डिनेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ NCERT रीड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करो। अगर आपने कोचिंग कर रखी, नोट्स हैं आपके पास प्रॉपर, तो चुपचाप से इसका भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ PYQ सॉल्व करना है। और मेरे भाई PYQ उसमें से आपको 10 साल का करना है। कितने साल का? 10 ईयर्स का, 10 साल का इसको आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है। और PYQ से आपको बहुत ही अच्छा, और पहला तो फोकस करना 19 से लेकर 23 तक। जब 19 से 23 में आपको रफ आइडिया लग जाएगा तो 5 साल का और बनाने की आपको ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन पे फोकस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपके साथ फरेब हो जा रहा है, वो फरेब ये है कि आप ब्लॉक केमिस्ट्री पी ब्लॉक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है और पढ़ते भी हो। लेकिन मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो, एस ब्लॉक बहुत ही छोटा चैप्टर है। एस ब्लॉक से सवाल देखो कितने आ रहे हैं, 38 सवाल, 20 सवाल, 23, 10, 14, मतलब आप गारंटी कह रहा हूँ आपके हर पेपर में 2 सवाल आने तय हैं। एस ब्लॉक जो कि मिनिमम बहुत छोटा चैप्टर, उससे भी कितने सवाल आ रहे हैं, 2 चैप्टर। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एस ब्लॉक अगर आपने नोट्स बनाई तो ठीक है, नहीं बनाई तो आपको क्या करना है, NCERT को फॉलो करना है। NCERT के बाहर कहीं नहीं जाना है, NCERT फॉलो करो, पिछले 5 साल का PYQ सॉल्व करो, और कुछ नहीं करना है। लेकिन NCERT रीड करना मस्ट है इसके लिए। अगर आप NCERT छोड़ रहे हो तो आप बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हो। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपको NCERT रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ रखा है, किसी भी टीचर को नहीं पढ़ रखा तो आप किसी का भी 1 शॉट टाइप वीडियो देखो, PYQ सॉल्व करो। लेकिन इसका PYQ आपको लगभग 10 से 15 साल का बनाना है। इसका मैं 15 साल का आपको रिकमेंड करूँगा। 15 साल का आपको अगर आपने इसका PYQ बना लिया तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैं पी ब्लॉक की बाद में बात करूँगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ डी ब्लॉक की। डी एंड एफ ब्लॉक बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि 26 सवाल आ रहे हैं, मतलब हर पेपर में मिनिमम 1 सवाल तो आने तय हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के लिए भी आपको क्या रीड करना है, आपको NCERT पढ़नी है। NCERT पढ़नी इसके लिए दी मस्ट कहानी। NCERT पढ़ेंगे, 5 साल के PYQ सॉल्व करेंगे, इसमें आपका काम हो जाएगा। 2 सवाल तय हैं आपके इसके। फिर उसके बाद मेटलर्जी, NCERT, चुपचाप से कुछ नहीं करना। NCERT, हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर,
19 सवाल, मतलब हर पेपर में 1 सवाल पक्के हैं। तो इसका भी क्या करेंगे, एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल तो आप जो भी बेसिक पढ़ रखे हो तो वो आपने पढ़ ही रखा होगा, 1 सवाल तो कंफर्म है। अब बचा ब्लॉक केमिस्ट्री। याद रखना है इतना चैप्टर पहले आपका फोकस इसमें होना चाहिए, बाद में अपन ब्लॉक केमिस्ट्री जो कि इतनी वास्ट, इतनी आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, बाद में हम ब्लॉक केमिस्ट्री पे जाएंगे। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए भी अपन देखें तो 27 सवाल है, 12 सवाल अगर मिला के देखा जाए तो 2 से 3 सवाल आपके पेपर में आने तय हैं। लेकिन अगर अपन इनको भी छोड़ देते हैं, बाकी में अपन कमांड बना लेते हैं, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ अगर ओवरऑल 30 में से आपने 20 सवाल भी ऑर्गेनिक 20 सवाल भी अगर आप बना ले जाओगे, कैसे, अगर आपने 7 सवाल इसका निकाल लिया, कैसे, कोऑर्डिनेशन 3 सवाल में अगर आपने 2 भी उठा लिया, एस ब्लॉक का 2 सवाल उठा लिया 4 सवाल, बॉन्डिंग का 2 सवाल उठा लिए 6 सवाल, इसमें से एक भी में 1-2 कर लिए तो भैया 8 सवाल तो आप इनऑर्गेनिक में ले जाओगे मेरे भाई। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको टाइम लगता है सॉल्व करने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोचना पड़ेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक ऐसी केमिस्ट्री जहाँ पे आपका 20 सेकंड में आंसर आएगा, आप देख के आंसर टिक करोगे, तो ये वैसा वाला चैप्टर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनऑर्गेनिक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा, हर टॉपर कोई भी हो, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं छोड़ के जाता है, वो डिटेल में पढ़ता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर अभी आप ब्लॉक केमिस्ट्री चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, अगर आपने नोट्स बनाई तो ठीक है, नोट्स को अपने रिवाइज करते रहिएगा, लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं तो पहले आप बाकी चैप्टर पे फोकस करेंगे, ब्लॉक केमिस्ट्री का आपका एनसीईआरटी बाद में आप पढ़ लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है ऐसा जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपको जेईई मेंस में मिनिमम 80 नंबर, 75 प्लस तो नंबर आपके आने थे। बाकी आप चाहे तो अगर आपने मन लगा के सब कुछ कर लिया तो आपका 100 में 100 आने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये रही उनकी बात। अब मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में छोटे छोटे इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा कि चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक को कैसे डिवाइड करके कैसे पढ़ना है, वो सारी बात करूँगा। अगर आपको और कुछ भी जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी ट्राई करूँगा वीडियोस बनाने की। एंड बाकी मन लगा के पढ़िए, स्ट्रैटेजी बना के पढ़िए। मैंने इतना कुछ डिटेल आपको दिया तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा। बाकी टेंशन लेने की बात नहीं, 3 महीने हमारे पास, लेकिन 3 महीने में गारंटी कह रहा हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। फोकस करना अभी जेईई मेंस पे। बहुत लोगों को मत सोचना कि एडवांस एडवांस एडवांस, पहले मेंस निकालना, मेंस में अच्छा स्कोर लाना है, उसके बाद अपन एडवांस की तैयारी भी करेंगे और एडवांस की तैयारी में भी एडवांस को भी फोड़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ जेईई मेंस फोकस होना चाहिए, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फोकस होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तक बहुत सारे बच्चे, अगर आप इधर उधर वीडियोस आपको नहीं समझ में आ रहे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने शुरू किए, जहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है और रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी आप जीओसी अगर चाहें तो बिल्कुल आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जीओसी मिलेगी और जीओसी चैप्टर जरूर करके जाइएगा ऑर्गेनिक। थैंक यू सो मच।